आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन करता हुआ आज डीएलएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा ये अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें इकाई 2 फर्स्ट इकाई का वीडियो बन चुका है। इस पर सारे वीडियो आपको मिलेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे इकाई 2 इकाई सेकंड आधुनिक विद्यालयों का स्वरूप और उनकी समीक्षा। विश्व के संदर्भ में आज पढ़ेंगे अपन आधुनिक विद्यालय इंग्लैंड में क्या स्वरूप है, जर्मनी में क्या स्वरूप है। आपके सिलेबस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसके अनुसार अपन इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संकलन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वो इस क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा, अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंग्लैंड में सार्वजनिक शिक्षा के विकास को निरूपित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। कोई सा भी इंग्लैंड की शिक्षा पद्धति, सार्वजनिक शिक्षा के बारे में यदि कोई क्वेश्चन आए तो इसमें से बाहर नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन। देखिए, इंग्लैंड में सार्वजनिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ उसका अपन इसमें देखते हैं कि जो सबसे पहले तो सार्वजनिक शिक्षा से मतलब समझ लो आप लोग। सार्वजनिक शिक्षा से मतलब है ऐसी शिक्षा जो हर वर्ग तक, हर व्यक्ति तक पहुँचे, सर्वसुलभ हो, उसको सार्वजनिक शिक्षा कहा जाता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पहले क्या होता था इंग्लैंड के अंदर जो राजाओं का राज था, पूंजीपतियों का राज था। धीरे धीरे 16वीं शताब्दी युग के अंदर सदी में 16वीं व 17वीं सदी में राजाओं के निरंकुश शासन की जगह संसदीय प्रणाली स्थापित हो गई। लेकिन क्या वो अभी भी अभिजात्य जमींदार और पूंजीपतियों का नियंत्रण बना रहा और धीरे धीरे ये संसदीय प्रणाली विकसित हो सकी। तो अब इसमें देखते हैं अपन इस त्रिभुज के माध्यम से। देखो, इसमें 3 प्रकार की शिक्षा शालाएँ वहाँ पर खोली गई। नंबर 1, अभिजात्य वर्ग के लिए निजी शालाएँ, मध्यम वर्ग के लिए ग्रामर शालाएँ और मजदूर वर्ग के लिए रविवार या चर्च शालाएँ। ये 3 प्रकार के स्कूल्स वहाँ खोले गए, शालाएँ खोली गई। आप इनको याद कर लें, निजी, ग्रामर और रविवारीय स्कूल या चर्च विद्यालय। अब ये होती क्या है इसको आप डायग्राम से समझा सकते हैं। पहला आता है निजी विद्यालय, निजी शालाएँ। निजी शालाओं में क्या होता था, सामंती अभिजात्य वर्ग के बच्चे इसमें पढ़ते थे और ये महंगी शिक्षा थी। इसमें आवासीय जो विद्यालय होते थे, बालक वहीं रहते थे, वहीं पढ़ाई करते थे। यानी उच्च वर्ग के, अभिजात्य वर्ग के बच्चों, सामंती अभिजात्य वर्ग के बच्चों के लिए निजी शालाएँ इंग्लैंड में हुआ करती थी। ग्रामर शालाएँ जो है ये मध्यम वर्ग के बालकों के लिए है, मध्यम वर्ग परिवार के बालकों के लिए थी। इसमें ग्रीक और लैटिन भाषा साहित्य का अध्ययन करवाया जाता था। ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा, इनके साहित्य का अध्ययन करवाया जाता था। इसकी जो पद्धति थी, ग्रामर शालाओं की जो पद्धति थी वो थी रटंत विद्या, यानी कि बालकों को रटाया जाता था। इसमें वे लोग प्रवेश लेते थे जो चर्च में या उच्च राजकीय पदों पर जाना चाहते थे, या तो चर्च में लगना चाहते थे या कोई उच्च राजकीय पद पर जाना चाहते थे। वो ग्रामर शालाओं में मध्यम वर्ग के बालक अध्ययन किया करते थे। तो अब इसमें देखो, ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार की शालाएँ थी इंग्लैंड में, तो आप 3 बता सकते हैं, निजी शालाएँ, ग्रामर शालाएँ और रविवार या चर्च शालाएँ। अब आता है रविवार या चर्च शालाएँ क्या होती है। देखो, मजदूर वर्ग के लिए थी ये, आप याद कर लो, रविवार शाला या चर्च शाला मजदूर वर्ग के लिए थी। इनका संचालन इंग्लैंड के राजकीय चर्च के मार्गदर्शन में होता था। राजकीय इस शाला को संरक्षण प्राप्त था। इसका उद्देश्य था बच्चों को धार्मिक बनाना, बच्चों को ईसाई धर्म के प्रति जागरूक करना। 1781 में रॉबर्ट राइक्स नामक व्यक्ति ने ग्लोसेस्टर में मजदूर बच्चों के लिए रविवार विद्यालयों की व्यवस्था की थी। इसको भी याद कर लेना, 1781 में ये रविवार विद्यालयों की स्थापना रॉबर्ट राइक्स नामक व्यक्ति ने की थी। ये रविवार को लगती थी क्योंकि इस दिन मजदूरों को काम नहीं करना पड़ता था, काम पे नहीं जाना पड़ता था, काम पर जाना मना था। इसीलिए क्या हुआ, ये रविवार शालाओं की स्थापना की गई। अब इसमें देखो प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। इसमें ऐसा पहला प्रश्न ऐसा बन सकता है कि इंग्लैंड की जो शालाएँ थी उनका बताइए, वर्णन कीजिए। तो निजी, ग्रामर और रविवार या चर्च शाला। ऐसा प्रश्न भी हो सकता है कि मध्यम वर्ग के लिए कौन सी शाला थी, ग्रामर शाला। सामंती अभिजात्य वर्ग के लिए कौन सी शाला थी, निजी शाला।
एक ये भी हो सकता है ऐसी कौन सी शाला थी जिसमें रटंत पद्धति पर विशेष ध्यान दिया जाता था, तो ग्रामर शाला। ऐसी कौन सी शाला थी जिसमें मजदूर वर्ग को पढ़ाया जाता था, वो था रविवार शाला। अब ये रविवार शाला क्यों था, क्योंकि उस दिन मजदूरों को रविवार पर काम पे जाने से मना करता था, मनाही थी। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि रविवार शाला की स्थापना किसने की, 1781 में रॉबर्ट राइक्स नामक व्यक्ति ने की थी। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि रविवार शाला की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, तो इसके पीछे बच्चों को धार्मिक बनाना, अपने धर्म के प्रति शिक्षा दिलाना। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि आप इस तीनों शालाओं को एक डायग्राम के माध्यम से बताइए। तो कोई सा भी प्रश्न आपको इंग्लैंड की सार्वजनिक शिक्षा पर आए तो आप जरूर इनको लिखिएगा। वर्तमान में इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था, इंग्लैंड में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है। सभी बच्चों के लिए नर्सरी शालाओं की व्यवस्था है, जिसमें 3 साल के बालक प्रवेश लेते हैं। नर्सरी क्लास के अंदर सभी बच्चे जो 5 से 17 साल के हैं उन्हें अनिवार्य पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त करना होता है। 5 साल से 17 साल के शासकीय शाला पूर्णतया निःशुल्क है। नर्सरी से माध्यमिक उनका खर्च शासन करों के माध्यम से वहन किया जाता है। इनके अलावा वहाँ पर प्राइवेट शालाएँ भी हैं, निजी शालाएँ भी हैं। ये बहुत महंगी है, इसमें काफ़ी बड़ी फीस लगती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वर्तमान में इंग्लैंड में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, जिसमें नर्सरी शाला की व्यवस्था है। 3 साल के बालक उसमें एडमिशन लेते हैं और 5 साल से 17 साल के बच्चों को अनिवार्य पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त करना जरूरी होता है। ये शालाएँ सब पूर्णतया निःशुल्क है। नर्सरी से माध्यमिक तक उनका खर्चा, समस्त खर्चा शासन के करों के माध्यम से वहन किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर निजी शालाएँ भी है जो बहुत ही महंगी होती है। ये इंग्लैंड का कोई भी प्रश्न आए, इंग्लैंड से संबंधित शिक्षा का व्यवस्था किस प्रकार की है सार्वजनिक शिक्षा पर, तो यही उसका आंसर होगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, जर्मनी की शिक्षा व्यवस्था की विस्तृत विवेचना कीजिए। जर्मनी की शिक्षा व्यवस्था की देखिए, ये भी आपके इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था और जर्मनी की शिक्षा व्यवस्था। तो देखिए जर्मनी 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन इसके विलय के बाद एक केंद्रीय जर्मन साम्राज्य की स्थापना की गई। और केंद्रीय जर्मन साम्राज्य की स्थापना के बाद उन्होंने जर्मन शिक्षा व्यवस्था का किस प्रकार से प्रारूप बनाया वो देखते हैं अपन। जर्मन शिक्षा व्यवस्था का प्रारूप, काफ़ी विचार मंथन के बाद जर्मन शासन ने एक जटिल शिक्षा प्रणाली विकसित की। बच्चे के 10 वर्ष के होने पर अभिभावकों को ये बताना पड़ता था कि वे अपने बालक को किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय स्कूल के अधिकारियों को ही था। शासन ये तय करता था कि देश में अब कितने मजदूर चाहिए और कितने वैज्ञानिक, कितने इंजीनियर और कितने अफसर चाहिए, उसी के अनुरूप ही आगे की शिक्षा व्यवस्था होती थी। जर्मन साम्राज्य में ये मान्यता थी कि महिलाओं को घर संभालना है, बच्चों को पालना है और पुरुषों के सहायक के रूप में काम करना है। ऐसा शिक्षा व्यवस्था का प्रारूप जर्मन के अंदर पाया जाता था, जिसमें 10 साल के जैसा ही बालक हुआ, अब उसके पेरेंट्स को ये बताना है कि मेरे बालक को मुझे किस दिशा में ले जाना है। लेकिन अंतिम निर्णय वहाँ के स्कूल के अधिकारियों का होता था कि ये बालक वास्तव में उस दिशा में जाने लायक है कि नहीं है। और शासन ये तय करता था कि उनको कितने मजदूर कि इनमें से बनाने हैं, कितने वैज्ञानिक बनाने हैं, कितने इंजीनियर बनाने हैं और कितने अफसरों की हमें ज़रूरत है। महिलाओं के लिए उस समय थोड़ा कठिन दौर था, क्योंकि उस समय एक मान्यता चल रही थी जर्मन साम्राज्य में कि महिलाओं को उनका अपना घर संभालना है, बच्चों को भी पालना है और पुरुषों के सहायक के रूप में उनको काम करना, ऐसी वहाँ पर मान्यता थी। तो महिलाओं के लिए शिक्षा की उस समय बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। जर्मनी में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, सभी बच्चों के लिए शासन की ओर से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन ये सबके लिए अनिवार्य नहीं है कि बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा आप दिलाएं। अनिवार्य नहीं है, यानी पूर्व प्राथमिक का मतलब 6 साल से छोटे जो बालक हैं उनके लिए व्यवस्था तो कर रखी है शासन ने, लेकिन अनिवार्य नहीं है। आप अपने बच्चे को प्रवेश दिला भी सकते हैं और उसको आप घर पर रख भी सकते हैं, लेकिन कक्षा मतलब वर्ष 6 वर्ष से 17 साल तक सबको अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल जाना पड़ता है।
लेकिन जैसे ही बालक 6 साल का हो गया, 17 साल तक के बालक को अनिवार्य विद्यालय में जाना होगा और उसको शिक्षा लेनी होगी। प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः अनिवार्य एवं निःशुल्क है और बच्चों को, छात्रों को सह अधिगम सामग्री स्थानीय प्रशासन द्वारा निःशुल्क या कम कीमत पर दी जाती है। वहाँ शिक्षा के साथ साथ, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ वहाँ कुछ ज़रूरी जो सह सामग्री हैं, कोई कैलकुलेटर है और अन्य जो सामग्री हैं, वो स्थानीय प्रशासन द्वारा या तो निःशुल्क दी जा सकती है या कम कीमत पर उनको दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा 10 से लगाकर 18 साल तक की आयु तक के बालकों के माध्यमिक शिक्षा होती है। माध्यमिक शालाएं 3 प्रकार की है वहाँ पर। नंबर 1 सामान्य अकादमिक शिक्षा वाले स्कूल हैं, एकेडमिक एजुकेशन होती है इसमें। दूसरा है मध्यम वर्गीय नौकरियों वाले स्कूल, मध्यम वर्गीय नौकरियों वाले स्कूल होते हैं। तीसरे होते हैं व्यवसाय केंद्रित स्कूल, पाठ्यक्रम इसमें व्यवसाय केंद्रित होता है। जर्मनी के उच्च शिक्षा संस्थानों में से आधे से अधिक तकनीकी व औद्योगिक शिक्षा से संबंधित है। सबसे बड़ी विशेषता वहाँ यह है कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आधे से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल एजुकेशन पर उससे रिलेटेड है। कहने का मतलब यह है कि जर्मनी के अंदर ज़्यादातर शिक्षा टेक्निकल दी जाती है, तकनीकी की दी जाती है, औद्योगिक शिक्षा की दी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी में शिक्षा व्यवस्था समाज में कुशल कारीगर व मजदूर तैयार करने पर काफ़ी जोर देती है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा कि जर्मनी में शिक्षा व्यवस्था समाज में कुशल कारीगर और मजदूर तैयार करने पर काफ़ी जोर देती है वहाँ के, यानी कि वहाँ पर कुशल मजदूर और कारीगर अच्छे मिलेंगे आपको। इसी कारण पूरे विश्व में जर्मन मजदूरों की कार्यकुशलता प्रसिद्ध है। धार्मिक शिक्षा के बारे में अपन कह सकते हैं कि जर्मनी में अभिभावकों को ये अधिकार है कि वे तय करें कि अपने बच्चों को विद्यालय में धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं या नहीं। अगर देना चाहते हैं तो किस धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं, यानी कि वहाँ पर खुली छूट है कि धार्मिक शिक्षा आप लेना चाहते हैं तो ही आपको विद्यालय में पढ़ाया जाएगा, अन्यथा नहीं पढ़ाया जाएगा। ये है जर्मनी की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, जिसमें 3 है इसमें स्कूल, सामान्य एकेडमिक स्कूल शिक्षा वाले स्कूल, मध्यम नौकरी वाले स्कूल और व्यवसाय केंद्रित स्कूल। जर्मनी की शिक्षा व्यवस्था में हिटलर का युग, ये भी प्रश्न काफ़ी आया हुआ है कि जर्मनी की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हिटलर महोदय ने, जो हिटलर जो था उसने किस प्रकार से अपना योगदान दिया और किस प्रकार की शिक्षा को पसंद किया करता था, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो विश्व की सार्वजनिक शिक्षा के विकास के इतिहास में जर्मनी के तानाशाह हिटलर जो 1933 से 1935 द्वारा अपनाई गई शिक्षा व्यवस्था सबसे अलग है, क्योंकि यह नस्लीय आधार पर समाज को बांटने और घृणा फैलाने वाली व्यवस्था थी। ये घोषित रूप से कथित जर्मन नस्ल की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए थी। वह मानता था कि स्कूल के भीतर और बाहर बच्चों पर नियंत्रण होना चाहिए। जर्मनी और यहूदी बच्चे न तो एक साथ बैठ सकते थे न खेल सकते थे। नस्ली विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका कर्तव्य एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध नस्ल वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जर्मनी में शिक्षा व्यवस्था पर हिटलर का जो युग था वो नस्ल जो है ना नस्ली विचारों पर था। वो ये मानते थे कि जर्मन नस्ल के जो व्यक्ति हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उनकी जो शिक्षा व्यवस्था जो अपनाई गई वो समाज को बांटने की और घृणा फैलाने वाली थी। तीसरा प्रश्न आता है गृह शिक्षा के बारे में या सीखने के बारे में जॉन होल्ट के विचारों का। यहाँ सीखना हो सकता है या शिक्षा के बारे में जॉन होल्ट के विचारों का वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो देखो, जॉन होल्ट महोदय ने होम स्कूलिंग, इसको नोट करो, होम स्कूलिंग की संकल्पना दी थी जॉन होल्ट ने। जॉन होल्ट जो था उन्होंने होम स्कूलिंग संकल्पना को जन्म दिया, वह प्रायोगिक रूप से प्रचलित भी किया। वे बालक की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही होम स्कूलिंग के माध्यम से करने पर बल देते थे। उनके अनुसार संसार में पढ़ते हुए बच्चों के लिए घर सबसे महत्वपूर्ण और बहुमूल्य आधार है। घर किसी भी अन्य स्कूल से बढ़िया है। जॉन होल्ट मानते हैं कि स्कूल बच्चों के प्राकृतिक ढंग से सीखने को बाधित करते हैं
ये बच्चों के लिए सम्मानजनक, भयमुक्त व आनंददायी वातावरण उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। अर्थात ये है कि जॉन होल्ट महोदय ने होम स्कूलिंग की संकल्पना दी। होम का मतलब घर, स्कूलिंग का मतलब स्कूल, घर ही उसका स्कूल हो। जॉन होल्ट महोदय मानते थे कि प्रारंभिक शिक्षा बालक की घर पर ही होनी चाहिए। बालक घर पर ज़्यादा सीख सकता है, ज़्यादा उसकी जो क्षमता है सीखने की वो विकसित कर सकता है। तो होम स्कूलिंग की स्थापना के माध्यम से जॉन होल्ट महोदय ने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने बताया कि स्कूल से बढ़िया घर है। आप इस चीज़ को याद करें, जॉन होल्ट की होम स्कूलिंग की संकल्पना, जिसमें बच्चा घर पर रहकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकता है, अच्छी तरीके से सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण में बालक आनंददायी एजुकेशन ले सकता है, ऐसा जॉन होल्ट मानते थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो अब मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।